हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर हम ओवरऑल देखें तो कूलम्स लॉ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बड़ा मिलता जुलता है। जैसे अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखते हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स के अंदर हर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, मतलब उनके दरमियान एक ग्रेविटेशनल पुल प्रेजेंट होती है। और वो जो ग्रेविटेशनल पुल उन बॉडीज के दरमियान है, अगर हम उसके मैथमेटिकल रिजल्ट को देखें तो उसका फार्मूला होता है G टाइम्स m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बिटवीन द बॉडीज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन मैसेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के। जो हमारा कूलम्स लॉ है ये बड़ा मिलता जुलता है इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि यहाँ पर चार्जेस आएंगे मैसेस की जगह, और हम जानते हैं कि चार्ज मैस का एनालॉग है, कि इलेक्ट्रिसिटी में जो मैस की जगह हम यूज करते हैं वेरिएबल वो क्या है, वो चार्ज है। तो दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस हम ले लेते हैं कि लेट से वो डिस्टेंस आर है। तो कूलम्स के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन प्रेजेंट होगी। हम जानते हैं कि जब चार्जेस सिमिलर हों तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। क्या होती है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट है, जिसको मैं नाम दे देता हूं एफ का, या मैं नाम दे देता हूं एफ ई का। तो कूलम ने क्या कहा था? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। अब अगली बात, हमें एक लिमिटेशन पता चल गई कि कूलम्स लॉ अप्लाई होता है पॉइंट चार्जेस के ऊपर। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? ये फाइनाइट चार्जेस होते हैं। फाइनाइट का मतलब ये है कि जिनकी वैल्यू हमारे पास कोई ना कोई होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी। और फिर इसका कॉन्सेप्ट फाइनाइट का ये है कि सारा का सारा जो चार्ज है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा, और जब उनके दरमियान डिस्टेंस लिया जाएगा तो वो डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। पॉइंट मैसेस, पॉइंट चार्जेस, जहां सारा का सारा मैस एक जगह कंसंट्रेटेड हो वो पॉइंट मैस है। तो सारा का सारा चार्ज अगर एक जगह इकट्ठा हुआ है, कंसंट्रेट है, तो दैट इज पॉइंट चार्ज। तो कूलम्स के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, मतलब उनकी पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ता, उनकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। मैंने एग्जांपल यहां पर ये दी कि अगर ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और ये 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12। और अगर इवन ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव है, तो तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 6 इंटू 2 12। मतलब हमारे पास जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, वो पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो दो चार्जेस पॉजिटिव हो, दोनों दो चार्जेस नेगेटिव हो, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो हमारी फोर्स क्या होगी? वो सेम होगी। तो इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन आए तो ये आसान सा क्वेश्चन है। दूसरी चीज जो कूलम ने कही वो ये कही कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि अगर उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है तो फोर्स उनके दरमियान डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि जब भी कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जब भी कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो हम कहते हैं कि वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जब भी कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड हो तो वो किस लॉ को ओबे करती है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। तो आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि क्या कूलम्स लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है? तो आंसर होगा यस। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ की। तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कूलम्स लॉ है, एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसका ताल्लुक भी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्स होता है। मतलब ये 3 एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डिपेंड करेगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम पे। अब कंडीशन क्या है, लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन ये अप्लाई होगी पॉइंट चार्जेस पे।
दूसरी लिमिटेशन ये अप्लाई होती है बच्चे स्टैटिक चार्जेस पे। आप कूलम्स लॉ को मूविंग चार्जेस पे अप्लाई नहीं करते। अगर दो चार्ज हमारे पास मूव हो रहे हो तो कूलम्स लॉ वहां अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहां फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स भी प्रेजेंट होती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कहीं पर भी दो चार्ज मूव हो रहे हो तो फिर वहां पर फोर्स जो फाइंड होगी वो इलेक्ट्रिक फाइंड नहीं होगी। फोर्स कौन सी फाइंड होगी? वो आपके पास मैग्नेटिक फाइंड होगी। और अगर स्टैटिक हो तो फिर फोर्स कौन सी आप फाइंड करोगे? फिर आप इलेक्ट्रिक फाइंड करोगे। तो ये चीज आप लोगों ने अपने पॉइंट माइंड में रखना है। इसके अलावा हमारे पास इसकी लिमिटेशन क्या है? पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होता है, स्टैटिक चार्जेस पे अप्लाई होता है। कि बताएगा इसके अलावा इसकी लिमिटेशन क्या है कूलम्स लॉ की? कूलम्स लॉ की इसके अलावा हमारे पास क्या लिमिटेशन है? इसके अलावा इसकी जो लिमिटेशन हमारे पास आती है वो ये कि हमारे पास ये फाइनाइट चार्जेस पे अप्लाई होगा। फाइनाइट चार्जेस पे, जो मेरे पॉइंट चार्जेस में भी कहा कि जो फाइनाइट होंगे। अब आ जाते हैं इसकी मैथमेटिकल रिलेशन की तरफ। किसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? जब हम कंबाइन करेंगे इन दो मैथमेटिकल इक्वेशंस को, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को कंबाइन करें तो इनको कंबाइन करने से इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एफ फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहां पर एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है और वो कांस्टेंट हमारे पास क्या है? दैट इज के। अब के हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम हमें पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है कूलम्स कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है? कूलम्स कांस्टेंट है। और इस कूलम कांस्टेंट की हमारे पास जो वैल्यू है वो 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। ये वैल्यू याद रखनी है आप लोगों ने, ये आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यू में कि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो मैथमेटिकल फॉर्म बड़ी सिंपल सी, के टाइम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब के किसके इक्वल है, ताकि हमें इसकी एक और मैथमेटिकल फॉर्म मिले। अगर हम कूलम कांस्टेंट की वैल्यू को देखें तो हमारे पास जो कूलम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इक्वल होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। जाके बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है। वैसे आप लोग जानते हैं ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो जब ये वैल्यू को आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म फोर्स की क्या बन जाएगी? हमारी फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब ये कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल रिलेशन है। आसान क्वेश्चन इससे रिलेटेड यही होते हैं कि आपको चार्ज की वैल्यू गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, के कांस्टेंट है, फोर्स को कैलकुलेट करना। तो कई दफा दोनों चार्जेस गिवन होते हैं, डिस्टेंस गिवन होता है और आपने फोर्स को कैलकुलेट करना होता है। कई दफा फोर्स गिवन होती है, एक चार्ज गिवन होता है, डिस्टेंस गिवन होता है और जो चार्ज मिसिंग है उसको आपने कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला को यूज करेंगे। अब आ जाते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की तरफ। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी बनेगी। और वो क्या बनेगी? अब गौर से देखिएगा, ये जो के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है ये बेसिकली फोर्स की मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। अब फोर्स कहां है प्रेजेंट? तो इसका आंसर बच्चे ये होता है कि जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। जो फोर्स है वो उस लाइन के अलोंग है जो उन चार्जेस के दरमियान हमारे पास लाइन को कनेक्ट करती है। तो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन आर डिस्टेंस के अलोंग है, आर डिस्टेंस के। तो यहां पर जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आर कैप आएगा। और यूनिट वेक्टर का काम कहीं पर भी क्या होता है? यूनिट वेक्टर आपको उस वेक्टर की क्या बता रहा होता है? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या बता रहा होता है? आपको उसकी डायरेक्शन बता रहा होता है कि किस लाइन के अलोंग किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होती है। मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल भी दे दूं ताकि आपको याद रहे कि जब भी कोई वेक्टर
किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, तो यूनिट वेक्टर यूज होता है एन कैप। और जब भी कोई वेक्टर डिस्टेंस के अलॉन्ग होता है, चाहे वो डिस्टेंस दो बॉडीज के दरमियान हो या सिंपली एक लीनियर डिस्टेंस हो, तो वहां पर ज्यादातर आर यूज होता है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स में आपका यूनिट वेक्टर आर यूज होगा। कोई वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो आई यूज होगा, कोई वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो जे यूज होगा, कोई जी एक्सिस है तो के यूज होगा। तो यहां पर जो यूनिट वेक्टर यूज होगा दैट विल बी आर। आर शो किसे करेगा? लाइन ज्वाइनिंग द टू फोर्सेस। और जब यहां पर के को आप एलिमिनेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब यहां पर एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है और उसमें बच्चे गलती करते हैं, मैं आपसे अब पूछने लगा हूं। यहां पर मैं इसके नीचे एक फार्मूला लिखने लगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के टाइम, और के की वैल्यू पुट करके भी लिखा जा सकता है Q1 Q2 ओवर आर क्यूब। क्या ये फार्मूला करेक्ट है? मैंने इस फार्मूला को चेंज करके यूं लिखा, क्या ये फार्मूला करेक्ट है? आंसर होगा यस, करेक्ट है। क्यों? उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी कि ये जो आर कैप है ना, जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। जब वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है, तो जब आप इस आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आर वेक्टर ऊपर आ जाएगा, वो नीचे वाला आर स्क्वायर को क्या बना देगा? वो आर क्यूब बना देगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म इसकी करेक्ट है। आगे चलते हैं, कूलम कांस्टेंट और परमिटिविटी के बारे में बात करते हैं कि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, किस पे ये डिपेंड करता है। अब कूलम कांस्टेंट को अगर हम देखें तो कूलम कांस्टेंट के बारे में हमें वैल्यू का पता चल गया कि कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी है। और के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है।